सुदत्त द्विवेदी के इसी बयान पर आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने अभी विस्तार से बताया है, आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से शशांक शेखर मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं और अनुपमा शर्मा जी, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और अनुराग वाल्मीकि हैं और सुभाषपा से सुशील जी हैं, सुशील कश्यप जी, और भाजपा से हिना दुबे जी भी हैं, कमालगंज से जुड़ी हैं। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जो एक बड़ा बयान दिया है समाज भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने, और निश्चित रूप से एक चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, उनके नेता अखिलेश यादव के लिए, जो उन्होंने कहा कि भूसा भरने के मतलब आप समझते क्या होता है? भूसा भरने के मतलब क्या होता है? अनिल जी तो हिंदी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, भूसा भरने का मतलब क्या होता है और उसकी क्या मतलब है। हालांकि नदीम फारूकी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया यह है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, और अब चुनाव आने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं, चुनाव में पता चल जाएगा कौन किसके भूसा भरने वाला है। और सही बात है, जो जनता की अदालत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें चुनाव ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो चुनाव में ये पता चल जाएगा कि कौन किसके भूसा भरने वाला है। अनिल जी शुरू करिए आप चर्चा को, काफी रहा है। ये तो बड़ी चुनौती है, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इन शब्दों को? देखिए शेखर भाई, जिस दल से ये लोग आते हैं उस दल में ये लोग कहते हैं रोज कि हम राम भक्त हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी किसी के लिए ऐसी अनैतिक बातें नहीं की अपने जीवन में। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये अपने को संस्कार वाला भी बताते हैं, अपने को राम भक्त भी बताते हैं, और फिर कहते हैं नस्तो नाबूद कर दें। नस्तो नाबूद का मतलब ये लोग नहीं समझते हैं। क्या इस पृथ्वी पर क्या तुम ही रहोगे अकेले? तो भाई रेगिस्तान बन जाएगा, ये मंगल ग्रह बन जाएगा। अरे चंद्रमा हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ अंतरिक्ष उतरेंगे। तो ऐसी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का मैं तो जहां तक समझता हूं कि जो इनका ये जो फेल्योर है, जैसे अभी आपने बताया भीड़ पिछले उससे कम थी, और आपको बता दूं उसी की वजह से कि अब हम कैसे अपनी उसको छिपाएं, अपनी शर्म को कैसे छिपाएं, अपनी टीआरपी कैसे बढ़ाएं, इसलिए ये नेता लोग जानबूझ कर ये बयान देते हैं। और आप एक बात बताएं, ये भीड़ तो इसकी और आदि होती। आज हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक ने छुट्टी की घोषणा भी की। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं था, केवल इसी युवा मोर्चा के कारण ये छुट्टी हुई। छुट्टी का मुझे ये 4 दिन पहले पता था कि ये छुट्टी कराई जाएगी, जिससे कि नवयुवक उस सम्मेलन में पहुंच जाए, भीड़ जुट जाए। आप बताइए कितना बड़ा सम्मेलन, कितने रास्ते बंद थे, कितने ब्लॉक हो गए। कोई कुछ शिक्षक नेता दिखे, को सही कह रहे हैं जी। नहीं, मैं अभी हमारे माध्यमिक शिक्षा संघ का चुनाव हुआ तो उस दिन ये चर्चा थी कि छुट्टी होगी, और छुट्टी हो गई। आप बताइए, जब आप छात्रों के सहारे से, शिक्षकों के सहारे से आप जो है रैली कर रहे हैं, आपकी कोई भी अपनी क्षमता नहीं है, और तो आप ये कह रहे हैं नस्तो नाबूद कर दे। आप तो किसी की उंगली नहीं छू सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी को जो ये समझ रहा है जितना हल्का, उतना हल्का है नहीं मामला। हाँ, अगर कहीं हमारे युवाओं ने अंगड़ाई ले ली तो आंधी आ जाएगी। इनको शायद इसको एहसास नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हारना जीतना लगता है, तो सभ्यता का परिचय देते हुए अपना आगे देखिए कि इसमें बटन किसकी दबेगी और किसको सीटें मिलेगी, वो सत्ता में आएगा। हाँ भाई अनुराग, बड़ी चुनौती मिली है भाई आपको, बड़ी चुनौती मिली आपकी पार्टी को। जी, चुनौती तो मिली है। और सुदत्त द्विवेदी जी ने जो बयान दिया है कि अखिलेश यादव जी के विरुद्ध जो बयान दिया है, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि साफ सीधी बात यह है कि अब जो उन्होंने बयान दिया है उसको देख के ये खुद मानते हैं भाजपा के लोग कि अखिलेश जी 2022 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। उसको देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। भाजपा के सभी लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जान चुके हैं कि 2022 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज का जो युवा है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, वो अखिलेश यादव जी के साथ है।
वो अखिलेश यादव जी की जो विजय रथ यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और वो सब जानते हैं कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इसीलिए ये सब बोला जा रहा है। और उनके इस बयान से, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के बयान से साफ होता है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। सुशील, और आने वाला जो समय है वो आप खुद ही देख लीजिए, इतना मतलब जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता 2022 में जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। 2022 में नौजवान भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, चलिए ठीक। किसान भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। सुशील जी, नमस्कार फिकर भाई साहब, बहुत अच्छा बयानबाजी कर रहे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय संसद में किस तरह से, संसद वाले सदन में किस तरह से रो रहे थे, वहां पर आपने वीडियो देखा होगा और सभी लोगों ने देखा होगा। तो उस और किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने या स्वयं भारतीय समाजवादी के नेता ने रोकर नहीं दिखाया है, ये रोएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों से कितने विधायक बीजेपी के सड़कों पर पिट रहे हैं, इनका कार्यशैली को देखते हुए कितने विधायक पिट रहे हैं। और सब लोग ये भी जानते हैं कि कितने विधायक भाजपा के, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग कि इस समय बौखलाहट पैदा करने निकले हैं। और अभी थोड़े दिन का एक सवाल है, बिहार में जीतनराम मांझी ने कुछ टिप्पणी की थी, तो उस पे आपको बता दें कि एक बीजेपी के नेता ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। 11 लाख रुपए का इनाम रखा था, तो उसे एक सिर्फ धमकी में जीतनराम मांझी की उसे पार्टी से निष्कासित करना पड़ा है। चलिए हो गया। अनुपमा जी, अभी रुक जाइए साहब, अभी रुक जाइए। तो ये हम चीजें बता रहे हैं। और अभी अब आपको एक नई बात और बताना जा रहे हैं कि जब से जो है हमारे यहाँ ये हुआ है कि जब से उनका राजभर का फर्रुखाबाद की धरती पर आगमन हुआ है, तब से अभी तक 4 बार ओमकार राजभर जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सभाएं की। कितनी भीड़ हुई? अपार भीड़ हुई। और इतनी बार जो है इनके बीजेपी के पदाधिकारी, मंत्री, जैसे मंत्री राष्ट्र और प्रदेश अध्यक्ष जैसे आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कितनी भीड़ हो रही है इनके में। तो ये दिखाना है कि इन लोगों को पता है कि अब मेरी हार निश्चित है, बौखलाहट है। ये बौखलाहट की वजह से उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। और हम लोगों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है इस बार, और हरा के दिखाएंगे। बस यही कहना है हमारा। अनुपमा जी, जी, मुख्य तौर पे मुझे लगता है भैया आज 2 बातें हुई हैं कि एक तो जो भाजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष की भाषा है, भाषा शैली जहां तक मैं जानूं कि फर्रुखाबाद के लिए तो ये नई भाषा शैली नहीं है, खासतौर पे भाजपा के नेताओं की। हम इससे पूर्व में भी जब भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, तब ये लगातार देखते आ रहे हैं भाषा शैली, और शायद उसी से त्रस्त होके जनता ने कुछ सालों तक भाजपा की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अब ये फिर से सत्ता में है, तो भाषा शैली तो इनकी एक अलग बात है। लेकिन मैं पहले यहाँ भीड़ की बात करूंगी, तो भीड़ पे मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, मतलब टिप्पणी जो कि स्पष्ट भी है, सब जानते हैं कि भाजपा की सभाओं से भीड़ गायब हो रही है। भीड़ गायब हो रही का साक्षात उदाहरण तो ये भीड़ ही नहीं, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो कार्यकर्ता भी गायब हो रहा है। क्योंकि अब किसी भी रैली में, किसी भी राजनीतिक रैली में जो भीड़ की जाती है, उसको कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो होते हैं पार्टी के, वो एकत्रित करते हैं। अब आजकल भाजपा की रैली की भीड़ें जो हैं, वो संबंधित जिले के जहाँ रैली हो रही होती है, संबंधित जिले के सीडीओ और जिलाधिकारी जैसे उच्च वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी किया कर रहे हैं।
तो भाजपा की भीड़ की स्थिति तो उससे साफ है। भाजपा अपने को कितना मजबूत कह रही है ये इसी से जान ले कि उन्हें डीएम साहब को बोलना पड़ रहा है कि डीएम साहब आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, वो व्हाटएवर इट इज, इनकी भाषा जो भी हो, कि मतलब आप भीड़ जमा कीजिए। नहीं, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आप बताइए, जबकि प्रशासन अलग होता है आपकी राजनीतिक रैलियों से, वो केवल वहां की व्यवस्था देखता है, भीड़ नहीं इकट्ठी करता है। तो भाजपा इस स्थिति पे पहुंच गई है कि वो अपनी सत्ता की हनक दिखा के प्रशासन पे दबाव डलवा के भीड़ इकट्ठी कर रही है। और रही बात भाषा शैली, तो जो भी भाषा है इनकी वो सभी ने बार बार दोहरा दी है, मैं भी दोहरा देती हूँ एक बार, कि भूसा भरवा देंगे, उखाड़ देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ठीक है ना, जनता के सामने साक्षात उदाहरण रख रहे हैं, जनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेगी कि कौन बड़ा गुंडा है। मैं तो बीइंग अ कांग्रेसी यही बोलूंगी कि सपा बड़ा गुंडा है या भाजपा बड़ा गुंडा है, ये दोनों की रैलियों की भाषा से, राष्ट्रीय अध्यक्षों की भाषा से, प्रदेश अध्यक्षों की भाषा से, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्षों की भाषा से, लोकल विधायकों की भाषा से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि कौन बड़ा गुंडा है। जनता इस बात को अच्छे से समझे और उसके बाद चाहे तो कम गुंडे को वोट करे और चाहे तो बड़े गुंडे को वोट करे, और चाहे तो हम कांग्रेस भाषा बोला करते हैं, चाहे तो हम कांग्रेसियों को वोट। देखिए, राजनीति में भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जहां तक रही इनके इस बयान की बात, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के, तो सत्ता में होते हुए आप उत्तर प्रदेश की जनता को और मुख्य रूप से साहब फर्रुखाबाद की जनता को साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप ही के पास तमाम वीडियो ऐसे होंगे जो साहब 2017 का इनका युवा सम्मेलन हुआ था, उसमें और आज में सब जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज देखिए कि तमाम इनके व्यक्तिगत, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बयान आ रहे हैं। उसके बाद साहब अभी आज आप देखिए कि किस तरीके का प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने जो बयान दिया कि साहब उखाड़ फेंकेंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो ये किस तरीके की टिप्पणी साहब कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा शैली, तो ये कहीं ना कहीं हताशा जाहिर करता है। दूसरी चीज, संदेव सिंह जी ने जो साहब बयान दिया, कितने बड़े पद पे हैं साहब, कह रहे हैं साहब सोनिया गांधी उनकी मौत की जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इनका मानसिक दिवालियापन जाहिर होता है। राजीव जी, स्वर्गीय राजीव जी आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि माननीय अटल जी का हमने साहब इलाज कराया था। अटल जी ने स्वयं कहा था कि आज मैं अगर जिंदा हूं तो साहब राजीव जी की वजह से जिंदा हूं। उन्होंने कभी भी अपने साहब मुख से ये बात नहीं की कि मैंने अटल जी का साहब इलाज कराया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए हम आप लोग देख रहे हैं इस तरीके के भाजपा के नेता आचरण अपनाए हुए हैं। ठीक है, दूसरी पार्टियों ने अगर गलत आचरण किया था, उन्हें जनता ने जनादेश दिया, जनता ने जो जनादेश दिया, आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप तो सत्ता में हैं, आप तो कम से कम ऐसे आचरण का उदाहरण पेश करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहे कि साहब नहीं, इन्होंने साहब सरकार चलाई। आप तो उनसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणियां साहब कर रहे हैं। तो आप ही के विधायक, आप ही के कार्यकर्ता स्वयं साहब प्रताड़ित है। पूर्व में साहब तमाम वीडियो वायरल हुए कि साहब विधायक इनके कह रहे हैं साहब हम एक मोटरसाइकिल नहीं चला पा गए। इन्हीं के कार्यकर्ता इस समय इतना बोझ है उनके ऊपर कि उत्तर प्रदेश की जनता साहब जितना खुश होगी, उससे ज्यादा भाजपा का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का खुश होगा। उनके ऊपर इतना लोड है साहब, उनकी व्यक्तिगत साहब पीड़ा सुनने वाला नहीं है। तो आने वाला 2022 इसी संदर्भ में इन लोगों के साथ बयान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जमीनी स्तर जो है इनका साफ हो चुका है, कार्य कुछ किया नहीं है और जनता साफ जनादेश देने के लिए 2022 में तैयार है। इन्हें इनकी करनी का हिसाब जनता देने के लिए तैयार। हाँ साहब, भारतीय जनता पार्टी, हिना जी। नमस्कार जय शेखर भैया। अब पहले तो हम आपको ये बताए कि ये भीड़ क्यों नहीं थी। शुक्रवार का दिन था, आलू खेती वाले लोग थे, आलू की उसमें थे, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ इलाहाबाद गई थी, तो वो इलाहाबाद से होके बनारस गए थे, इसलिए भीड़ कम दिख रही थी। और ठंडी का भी मौसम था, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या ठंड भी ज्यादा थी।
ये पहले तो मेरे सवाल जवाब है भाई साहब। और दूसरी बात है कि बयानीबाजी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती है तो आप वो पकड़ के रह जाते हो, सपा वाले कुछ भी बोलते हैं। मुलायम सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पे तो आपने कोई बात नहीं करी, उसमें भी तो करना चाहिए। और प्रांशु दत्त की बात में पकड़ के रह गया कि भूसा भर देंगे, उनने कहा और क्या भूसा भर गया। और ये कह रहे हैं कि सपा वाले भी तो कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम हिसाब किताब लेंगे और सब हम निकालेंगे ब्याज के साथ। तो एक चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और 22 में हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं वो आने वाला समय बताएंगे। हमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्दी है भैया, अपने को संभालो, गर्म चीजें खाओ, ठंड में कपड़ा पहनो, और क्या कह सकते हैं जी। हाँ भाई शशांक जी। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस बयान पे जो बोलना है, बार बार एक शब्द आ रहा था जो भाषा शैली को लेकर बातचीत हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर जो बैठे हैं सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, मैं बोलना चाहूंगा जो आप लोग भीड़ 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 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भीड़ नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आता है, तो आया था। रही बात 2017 से जो आप सब लोग तुलना कर रहे हैं, मैं यहीं से बैठकर आप सबसे ये दावा करता हूं, और इसको एक बार आप पुनः वीडियो को, फोटोज को देख लीजिएगा। जब 2017 में बद्री विशाल कॉलेज में युवा सम्मेलन हुआ था, तब 4 से 5 हजार की युवाओं का कार्यक्रम हुआ था, और इस बार जो आज युवा सम्मेलन हुआ है वो 8 से 10 हजार युवाओं का सम्मेलन हुआ है। तो जो संख्या की दृष्टि से आप सब लोग भीड़ भीड़ की बात कर रहे थे, तो उस 2017 में जो लहर थी तब 4 से 5 हजार युवा सम्मेलन में आया था। आज वैसा ही राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत समर्पित कार्यकर्ता 8 से 10 हजार की संख्या में आज के इस युवा सम्मेलन में आया। और रही बात प्रांशु जी के बयान की, तो उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है, और उनका कहने का तात्पर्य है कि जो समाजवाद का चेहरा लगाकर राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो प्रदेश में अमन चैन को बिगाड़ने की बात करने वाले लोग हैं, जो भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान जैसे लोगों को अपनी पार्टी का प्रमुख नेता मानने वाले लोग हैं, और जो बाबा जी के बारे में चिलमजीवी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के लिए, ऐसी पार्टी जो समाजवाद का चेहरा लगाकर राष्ट्र विरोधी कार्य करती है, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता करेंगे। और यदि युवा अपने ऊपर आ जाएंगे, और युवा कार्यकर्ता कैसे करने वाले हैं 2022 में, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो इसके बल पर प्रांशु जी ने बयान दिया है कि यदि युवा अपनी आस्तीन ऊपर कर लेंगे तो समाजवादी पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी और भूसा भरने का काम किया जाएगा। तो 2022 के इलेक्शन में युवाओं के बल पे, युवा मोर्चा के बल पे आप सबके सामने ये स्पष्ट होगा कि कैसे जो समाज विरोधी ताकतें हैं, जो अमन चैन बिगाड़ने का काम करती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी, जब कसाब को फांसी देने की बात आती है तो जो 320 लोग साइन करते हैं उसमें किसको फांसी ना दी जाए, उन साइन करने वाले लोगों में अखिलेश यादव भी होते हैं। तो ऐसे लोग क्या अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, और ऐसे लोग क्या भाषा शैली की बात करते हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। ऐसे समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले सुहेलवादी समाज पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, और चाहे स्वयं समाजवादी पार्टी हो, आप सब लोग एक बार 2019 में सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। और मैं पुनः आप सबको निमंत्रण देता हूं और चैलेंज करता हूं कि एक बार 2022 में भी आप सब लोग पुनः गठबंधन करिए। जो आपका ठगबंधन हुआ था, एक बार पुनः ठगबंधन करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में पुनः इन युवाओं के साथ, इन युवाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सभी समाज विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें इन युवाओं के बल पे नेस्तनाबूद की जाएंगी। चलिए मैं बोल लूं? अनिल जी डॉक्टर की सुनो, एक मिनट मैं बोल लूं। थोड़े से विचार आ गए हैं दिमाग में कि शुक्र है कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने तो अपना राष्ट्रवाद का झंडा उठा के रखा है, और प्रियांशु जी की ही भाषा को कोट करते हुए उनको पूर्ण समर्थन दिया है। और नेशनल डिबेट में, जो कि डिबेट नेशनल लेवल तक देखी जा सकती है, उस डिबेट में उन्होंने फिर से वो भूसा भरने की बात की है। तो मेरा इस पे ये कहना है, हालांकि इनका दूसरा प्रवक्ता हिना दवे जी तो सरेंडर कर गई हैं, और वो कह गई हैं कि जब 22 आएगा तब देखा जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है।
तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगी, शशांक जी को एक जवाब देना चाहूंगी कि जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत लोग थे ना, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत लोग हैं, वो वास्तव में अब वास्तविक राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, और जो भाजपा का दिखावटी और इनका झूठा राष्ट्रवाद है उसको वो पहचान गए हैं। और फिर से मैं वही शब्द कोट करूंगी जिसका ये अभी मजाक उड़ा रहे थे, भाषा उर्दू है जिसका शब्द है इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह जनता इन्हें अवश्य जवाब देगी। और उर्दू भाषा जो है वो कहीं ना कहीं आज की प्रचलित हिंदी भाषा की एक बैकबोन की एक जो बहुत सारी बैकबोन में कड़ियां होती है ना, उनमें एक कड़ी है। अगर आप हिंदू भाई शशांक शेखर, उर्दू से अगर आप हिंदी से उर्दू के शब्द निकाल देंगे तो शायद आप हिंदू जो है वो सही प्रचलित हिंदी को बोल नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाइए। ये भाजपा वालों का बाएं हाथ का खेल है। आपको सिर्फ दूसरों का मजाक बनाना आता है, नेस्तनाबूद करना आता है, भूसा भरना आता है, और उनका और उसके बाद सफाई करनी पर भाषा को सुधारिए, अपनी गलत भाषा का प्रयोग कीजिए, खासतौर पे नेशनल डिबेट में। वही लोग हैं जो भारत में रहते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करने के बाद जब पाकिस्तान से भारत मैच जीतता है तब आप सब लोग खुशी से पटाखे छुड़ाते हैं। करने वाले लोग ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग राष्ट्रवाद भावना नहीं बना सकते हैं। आप सब लोग अपने गिरेबान के देखिए, और उन्हीं युवाओं के बल पे प्रदेश अध्यक्ष फ्रांसुस द्विवेदी जी ने ये कहा है कि नेस्तनाबूद कर देंगे। वास्तविक में 2022 में आप सब लोग देखिए कैसे ऐसे राष्ट्रवादी को नेस्तनाबूद करने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास युवा मोर्चा है? खाली भारतीय जनता मोर्चा है? भारतीय जनता पार्टी के पास युवा मोर्चा है? युवा मोर्चा पर किसी एक व्यक्ति के बल पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भाजपा की महिला साथी का हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने भीड़ क्यों नहीं आई उसका सही स्पष्टीकरण दिया। दूसरी चीज, राष्ट्रवाद, रही राष्ट्रवाद की बात, तो 5 साल तक राष्ट्रवाद होना चाहिए किसी भी दल में, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन फर्जी राष्ट्रवाद 5 साल से इनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से भुगत रहे, उसका सीधा सीधा उदाहरण आज आपको देखने को मिला। तीसरी चीज, मीडिया, आप देखिए मीडिया वीडियो फुटेज ये दिखा रहा है कि साहब 2017 में क्या कंडीशन थी, लेकिन भाजपा के हमारे साथी ने साहब मीडिया पर भी प्रेस जेल लगाए। सुन लीजिए एक मिनट, फिर मैं आपको पूरा मौका शांति से बैठ जाऊं। सुन लीजिए, उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने देश विरोधी नारे लगाए या यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ किया, दिल्ली पुलिस इसके अंडर में आती है साहब। आपकी सरकार की कितना बड़ा फेल्यूर रहा कि साहब आप अपनी सरकार के माध्यम से दिल्ली पुलिस से साहब चार्जशीट नहीं लगवा पाए। कितना समय हो गया लिंगरान करती रही, क्या सरकार मौन बैठी रही? सेंट्रल में दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती? और आप कहते हैं साहब विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। सबसे पहले आप स्वयं जानने का प्रयास करिए। आपके पास हालिया जो ही जानकारी है साहब, चार्जशीट नहीं लगवा पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे साहब ईडी के साथ छापे पड़ते हैं, सीबीआई जाती है साहब, उसके बाद चार्जशीट नहीं लगवा पाते। इसके मतलब कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की पूरी व्यवस्था भाजपा ने कर रखी है साहब। कार्यकर्ताओं का काम करा देंगे तो आप कहेंगे कि पार्टी के लोग मनमानी करते हैं। और अगर पार्टी के विधायक ये कहता है कि हमारे अगर किसी कार्यकर्ता के पास किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और उसकी गाड़ी पकड़ जाती है, अगर नहीं छूटती है, तो अगर ये विधायक बात कहता है तो आप उसको भी लेने वाले हैं कि कहेंगे कि पार्टी का विधायक कह रहा है कि गाड़ी नहीं छूटती है। यदि समाज में वो चाहे पार्टी का कार्यकर्ता और समाज का व्यक्ति हो, यदि वो गलत करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब आप सब लोग चलिए अनिल गंगवार जी बोलिए। जी आप ऐसे शेखर भाई, मैं बीजेपी से 3 प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा था कि प्रांशु दत्त पर एक गैंगस्टर का रासुका का मुकदमा था, समाजवादी पार्टी ने उसे वापस लिया, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता मनमोहन मिश्रा भी थे।
पहले हमारी उदारता को देखिए, वो यहाँ ये नहीं देखते हैं जहां पर मानवता होती है कि आप भाजपाई हैं या सपाई या कांग्रेसी हैं। दूसरी बात अभी इन्होंने ये उठाई कि आस्तीन समेट लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में जितना भी युवा रहता है वो सब आप आस्तीन समेट कर क्या युद्ध कराना चाहते हैं, ये बताइए मुझे। ये इस प्रकार की भाषा देकर आप क्या कराना चाहते हैं? क्या समाजवादी, और हमारा तो नेता ही युवा है, अगर कहीं ऐसा बयान दे दिया आपको पता है संघर्ष हो जाएगा भाई साहब, ऐसा मत करिएगा प्रभु। ठीक, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन तीसरा प्रश्न, जनता पार्टी रहा है दंगा कराना। तीसरा प्रश्न सुनिए, आप जो मुसलमान की बात करते हैं, क्या जरा भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं की सूची उठा लो जिन्होंने अपनी लड़कियां मुसलमानों को कर दी हैं, वहां पर आप क्या कहेंगे? मैंने ना तो मुसलमान शब्द प्रयोग किया, मैंने ये कहा कि ऐसे इंशाअल्लाह और क्या है? ऐसे लोग जो ईसा अल्लाह तो अनुपमा जी भी कह रही थी, वो क्या मुसलमान है? मैंने ये कहा ऐसे मैं बोल रही थी, मैं जी नहीं शशांक शेखर, आपने इंशाअल्लाह आप जो मैंने प्रश्न किया है, जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी सूची है, आपको जवाब दिया है और वो हिंदी का अपने घर में अल्लाह अल्लाह करती होंगी, आप रोक नहीं पा रहे होंगे, और आप जो समाज में है वो आप झगड़ा करना चाहते भाई, ऐसा मत करिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो वो लोग देश विरोधी ताकतें जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह उन्हें सजा मिलती है, उन्हें कानून सजा देता है, उनका कोई समर्थन नहीं करता है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें कानून सजा देता है, उन्हें कोई नहीं बचाता है। कुछ कर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति सोचते हैं कि आप समाज में बने, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति राष्ट्रवाद चल रही है, समाजवाद की राजनीति चल रही है। आप जो मुस्लिम तुष्टिकरण का शब्द अपना करके मुसलमान शब्द बोलकर आप तुष्टिकरण नहीं कर रहा है, डिबेट में तुष्टिकरण किसी का नहीं कर रहा है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कानूनी कार्रवाई हो रही है। देखिए आप देखिए, और रही बात आप जो उदारता की बात करते हैं, माननीय शोभा नहीं देता, आपने कोई उदारता नहीं की। आपको अपना पश्चाताप हुआ होगा, आपको मालूम पड़ा होगा कि प्रांशु जी के ऊपर गलत मुकदमा लगाया गया था, इसलिए आपने मुकदमा वापस लिया है। ये आपने हमारा पश्चाताप क्या है भाई, हमसे क्या मतलब है? आज आप उसी पार्टी को जिसने आपका मुकदमा वापस लिया है, आप उसको दस्तो नाबूद धरती से करना चाहते हैं, तो आप बताइए कहाँ मानवता है? आपको धन्यवाद करना चाहिए था। आपने अपने फैसला, आपने खुद का फैसला वापस लेकर ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में लोगों के ऊपर झूठे और गलत मुकदमे लगाए गए थे, और बाद में आपको पश्चाताप। तो समाजवादी पार्टी थोड़ी लगाए भाई, भाजपा के हमारे साथ बात सुनिए, भाजपा के साथी को हमारे आधी अधूरी जानकारी है, ये मुकदमा बसपा सरकार में लगा था, ये मुकदमा ये मायावती की सरकार में लगाया गया था, मायावती सरकार में लगाया भाई। भाजपा और देखिए भाजपा के साथी हमारे कहने के साथ सपा को पश्चाताप हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आधी अधूरी जानकारी साहब लेके बैठते हैं, उनके पास ये जानकारी भी साहब नहीं है। खुद दिख रही है, शशांक जी अमन चैन शांति, अमन चैन शांति की बात करिएगा, और बटन जिसका दबेगा जीतेगा भाई, आप चिंता ना करो। इसलिए जनादेश स्वीकार करिए कि जो जनादेश आने वाला है उसको आप स्वीकार करिएगा, और इधर उधर की बात ना करके केवल अपनी जमीन बचाने का काम करिए आप लोग। आज 3 अगस्त समेटने की बात करोगे ना तो हार जाओगे, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। की धरती पर आए थे, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, उसी समय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी डर गई है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी बार जब आए, दूसरी बार जिला पंचायत जब आए वो लोग मिलके, तो आपको पता होगा कि कितनी विशाल भीड़ हुई थी, न भारत सभागृह में भीड़ हुई थी। तीसरी बार जब आए थे तो आपको मैं बता दूं, आप सब देखिएगा कौन सुनने वाला,
आपने देखा 28 होगा तारीख अभी दूर नहीं है, कानपुर में मोदी जी आ रहे हैं, आप देख लेना कितनी भीड़ हो रही है। अभी मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं। 28 तारीख को फिर आप देख लिए, 29 को देख लिए और 2 को देख लेना फिर। भीड़ कब नहीं हो रही है तो अब क्या होगा? मोदी जी पे ही, अब मोदी जी पे सेहरा बांधे हुए आप लोग हैं। जब लगाई मोदी जी पे बाकी खत्म। मोदी हाँ, अच्छा ठीक है। धोने के लिए लगाई जाएंगी, यात्रा में बुलाया जाएगा। तो यूपी तक मोदी जी ही है। तो मोदी जी इस बारात के दूल्हा है। दूसरे जिले से लोगों को लाने का काम करें। दूल्हा मानो तो दूल्हा है, देवता मानो हाँ, तो देवता सही है। हमारे नाम है। सही, अच्छी बात है। देखिएगा, हमारा कृष्ण है, मथुरा तो आएगा ही। आपने कहा था कि अच्छा। मथुरा चलेंगे, तो मथुरा तो आने ही वाला है, इसीलिए मथुरा के नाम से आप डर गए हो। नहीं हम भी चलेंगे मथुरा, तो हम भी चलेंगे, चिंता मत करो, ऐसा करो। आप लोग डर गए हो कि मथुरा नहीं। का कब्जा करते 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 ये बीजेपी वाले ताजमहल पे कब्जा ना कर ले, इसलिए आप लोग डर गए हो। मथुरा हमको भी ले चलना, मथुरा हम भी चलेंगे आपके साथ में। तो सपा वालों को मथुरा पहले कृष्ण भगवान को कहना कि यादव नाम है, मगर यादव ने कभी यादव कुल की लाज नहीं रखी, तभी तो यादव कुल छोड़ के वो चले गए गुजरात में कृष्ण भगवान। अच्छा, तो हो सकता हाँ, चले गुजरात में। कितना हाँ, उनने मुक्ति को इसलिए यूपी से चले गए, इसलिए फिर राम आ रहे हैं मोदी। अच्छा, तो मोदी जी उन्हें द्वारका वहां से ला रहे, द्वारका गुजरात से पकड़ के कि चलो श्री कृष्ण जी मथुरा में रहो। कभी परेशान ना हो, यही आ गए और आप देगा। वो कहावत है ना कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे करेंगे, आप भी राधे का नाम जपते रहना और जपोगे। सही सही सही, राधे राधे कहते रहेंगे, चिंता ना करो। हाँ, राधे राधे कहीं नहीं पड़ेगा, जब गोकुल में रहना है गोवार की गाय के। अब राधे राधे की सरकार आने वाली है। अब चलिए ठीक हो गए। कुल मिलाकर के जो भाषा इस्तेमाल हुई है उससे कितना संतुष्ट है आपको? जो चुनाव में जिस तरह से शुरुआत हो रही है, चुनाव का जो तरह से शंखनाद हो रहा है, उसमें अगर भूसा भरने की बात और इस तरह की बातें जो हो रही हैं, उसे वो भाषा कहाँ तक जाएगी अनिल जी? उससे टकराव बढ़ेगा और जो चुनाव का लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो फेल होगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि इस स्थिति में पहुंचा जाए? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि आस्तीनें समेटेंगे, तो आस्तीन समेटने का मतलब क्या होता है? आस्तीन तो सभी जब कुश्ती मैदान में होती है। तो ये चाहते हैं कि विवाद हो जाए और हम समाजवादी पार्टी को कहें तो गुंडे आ गए, इनका यही तकिया कलाम है और यही ये चाहते हैं। ये तो हार ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको धैर्य रखने की बात कही है और किसी प्रकार का कहीं पर अमन चैन खराब नहीं होने देंगे। बड़े दूर आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी तो आ ही रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने धैर्य रखने को कहा है और उन्हीं का बयान है, वही बोल रहे हैं कि ना कि समाजवादी लोग लिस्ट बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद सबको सूद समेत जवाब दिया जाएगा। ये धैर्य का भ्रष्टाचारियों के लिए बात है, वो तो भ्रष्टाचारियों के लिए बात है जो प्रशासन में रह के कानून व्यवस्था को फेल करने वाले हैं। ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, जो लाल फीता शाही है उसके लिए बात वो कह रहे हैं। जिन्होंने जो है समाजवादियों का शोषण किया है, उनके लिए वो बात कह रहे हैं। चलिए, बिग बुलेटिन के आज की इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए लगमार जी का, शशांक शेखर का, हिना जी का, अनुपमा जी का, वरुण का, अनुराग का और सुशील का, पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।